क्लास 12th हम लोग गद्य और पद्य हिंदी का जो भी सिलेबस है प्री मिड टर्म का उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग वितान भाग 2 से 2 कहानियाँ पढ़ेंगे। कहानी आपके पास पुस्तक है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न उत्तर और मुख्य सारांश ही पूछा जाता है। तो कहानी का मुख्य पात्र और मुख्य टॉपिक, मुख्य प्रकरण क्या है वो मैं आपसे चर्चा कर दे रही हूँ। सिल्वर बेंडिंग कहानी, जिसको मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। इसमें प्रमुख पात्र यशोधर बाबू हैं। यशोधर बाबू के प्रेरणा स्रोत कृष्णानंद पांडे हैं, जिनको यशोधर बाबू किशन दा के नाम से बुलाते हैं। यशोधर बाबू के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। कहानी उनके शादी की 25वीं सालगिरह के इर्द गिर्द घूमती है। उसमें यशोधर बाबू के अंतर्द्वंद को वो दर्शाती है। नए मूल्यों और पुराने मूल्यों का टकराव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहानी प्रारंभ होती है यशोधर बाबू के ऑफिस से। यशोधर बाबू अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं और वो अपने कार्यालय में किशनदा के बनाए हुए नियमों के अनुसार ठीक निर्धारित समय पे पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे ही वो अपने कार्यालय से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ऑफिस में और लोगों को भी रुकना पड़ता है। वे अपने ऑफिस में उनके ऑफिस में एक असिस्टेंट ग्रेड लिपिक चड्ढा आता है, जो थोड़ी बहुत शरारत उनके साथ करता है, जिसको यशोधर बाबू अनदेखा कर देते हैं। ऑफिस के बाबू एक दिन उनसे काम से निकलते समय उनसे समय और तारीख पूछते हैं, जिस पे वो बताते हैं कि आज 6 फरवरी है। और अचानक से उनको याद आता है कि इसी दिन मेरी शादी हुई थी 1947 को। तो जो चड्ढा होता है वो तुरंत बोलता है कि सर आज तो आपकी 25वीं सालगिरह है, तो कुछ खर्च वगैरह करिए। यशोधर बाबू बोलते हैं ये अंग्रेज़ों के चोचले हैं, ये हम लोग नहीं करते हैं, और वो उसको 10 रुपए का नोट देते हैं। चड्ढा बोलता है इसने इतने में कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो 2 और 10 के नोट देते हैं, किंतु उस आयोजन में वो सम्मिलित नहीं होते हैं। यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम होता है कि वो ऑफिस से निकलते ही बिरला मंदिर जाते हैं और वहाँ पे प्रवचन में बैठते हैं। उसके बाद रास्ते में पहाड़गंज पड़ता है, जहाँ से वो साग सब्जी लेकर के रात को 8 बजे अपने घर पे आते हैं। ऑफिस से छूटते हैं 5 बजे, लेकिन घर आते हैं 8 बजे। इसका कारण ये है कि घर में बच्चों और पत्नी के साथ उसका तालमेल नहीं रहता, तालमेल उनके विचारों का नहीं रहता है, क्योंकि यशोधर बाबू एक विवाहित व्यक्ति हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। वो उसको अनदेखा करके किशनदा के बनाए हुए मूल्यों का ही अंधा अनुकरण करते रहते हैं, जिससे उनके बच्चे और उनकी पत्नी उनका विरोध करते हैं। क्योंकि उनका रूम जर्जर सरकारी ऑफिस जहाँ पे है, सरकारी क्वार्टर जहाँ उनको मिला है वो जर्जर होने लगा है। सारे क्वार्टर गिराए जाने लगे हैं। उनको एक अच्छी जगह बिल्डिंग में फ्लैट दिया जा रहा है रहने को, लेकिन वो किशनदा के प्रेरणा स्रोत और उनकी याद को समेटने के लिए उसी जगह पे एक पुराने जर्जर क्वार्टर को ले लेते हैं, जिससे बच्चे उनका विरोध करते हैं। वो साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि उनको ये स्टाइल पुरानी है, आपको नहीं जाना चाहिए। और जब वो बच्चे बोलते हैं आप स्कूटी से जाइए, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं लगता। इस तरह से बेचारे बच्चा ज़्यादा कमाता है, जब उसकी सैलरी 2,000 होती है तो वो बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 2,000 रुपये इतनी जल्दी कमा लेना कोई आसान बात नहीं है, जिससे पत्नी चिढ़ जाती है। बेटी अभी नौकरी करने के पक्ष में है, शादी नहीं करना चाहती है, वो भी उनको बुरा लगता है। पत्नी अपने बच्चों के कहने पे नए तौर तरीके से रहना चाहती है, जो उनको पसंद नहीं है। इसीलिए वो अपनी पत्नी से हमेशा टकराव करते रहते हैं और बोलते रहते, उसके लिए विशेषण भी बोलते हैं, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे, ऐसा करके अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं। जो पत्नी है वो बार बार बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरे आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इन सब से इन सब बातों से यशोधर बाबू के मन में एक मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहता है। और जब वो बिरला मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी उनका मन नहीं लगता, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में उनके जीजा जी जो बीमार रहते हैं, जनार्दन जोशी, उनकी याद आती है। उनकी तबीयत खराब है और यदि वो जहाँ वहाँ जाएंगे तो परिवार के लोग खुश नहीं रहेंगे। ऐसी बातें
उनके दिमाग में आती रहती है। उनका मन लगता नहीं है। यशोधर जी की अभिलाषा है कि परिवार के जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, वो उनको सम्मानित बुजुर्ग माने, बच्चे उनका आदर करें, उनसे सलाह लेकर के काम करें। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, क्योंकि जैसे घर में फ्रिज और गैस आधुनिक चीज़ें जब बच्चे लाते हैं तो यशोधर बाबू उनको उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे बच्चों को बुरा लगता है कि जब चीज़ें हमारी सुविधा के लिए है तो आपको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जिस दिन सिल्वर वेडिंग के दिन ही, उसी दिन जिस दिन ऑफिस से निकलते हैं, यशोधर बाबू जानबूझ के घर पहुंचने में लेट करते हैं, ताकि वो लोगों के सामने जाना नहीं चाहते। आधुनिकता की दौड़ उन्हें बुरी लगती है, वो उसके साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। वो घर 8 बजे पहुंचते हैं। बच्चे उनको झिड़की देते हैं कि आपको आज तो कम से कम समय से आना चाहिए। कितने कितने अतिथि हमारे घर से चले गए, मेरे जो बॉस थे वो आपकी प्रतीक्षा करते करते चले गए। लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद से बच्चे बुलाते हैं उनको कि आप आएंगे तो केक काटा जाएगा, तो वो जानबूझ के नहाने चले जाते हैं। नहाने के बाद संध्या वंदना पे बैठते हैं और पूजा करना चाहते हैं, लेकिन संध्या में वंदन में उनका मन नहीं लगता। बार बार उनको किशनदा याद आते हैं, जिनकी मौत के बारे में कोई नहीं जानता। जब तक वो सरकारी नौकरी करते थे, वो गांव से आने वाले बच्चों को जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती थी अपने यहाँ रखते थे, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो किसी ने उनको शरण नहीं दी। यशोधर बाबू तक नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास 2 कमरों का ही फ्लैट था और उनका अपना परिवार और बच्चा था। यशोधर बाबू गांव गए और गांव जाने के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। यही चीज़ यशोधर बाबू के दिमाग में आज शाम को भी आती है कि जो परिवार के साथ, एक बार उनका दिमाग कहता है कि शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरा वो बोलते हैं कि यदि शादी नहीं करेंगे तो उनकी भी मृत्यु वैसे ही होगी जैसे किशन दा की हुई थी। किसी को पता ही नहीं चला, सब लोग यही कहते हैं जो हुआ होगा। उसके बाद से वो जानबूझ के बहुत लेट से उठते हैं। उनके बच्चे उन्हें गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। उनकी बेटा उनको गाउन देता है और बोलता है कि पिताजी, आप कल से दूध लेने इस गाउन को पहन के जाइएगा। गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब उसका बेटा बोलता है कि कल आप दूध लाने के लिए, भूषण उनके बेटे का नाम है, जब वो बोलता है कि आप कल इस फ्लोवर को पहन करके दूध लेने जाइएगा, तो उनको बुरा लगता है कि काश मेरा बेटा ये कहता कि पिताजी आप घर पे बैठिए, कल से दूध लेने मैं जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ये बात उनको अंदर से कचोटती रहती है। यही इस कहानी का मुख्य सारांश यही है कि यशोधर बाबू पुरानों और नए मूल्यों के बीच में पिसते रहते हैं। ना वो नए को अपना पाते हैं, ना पुराने को छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से एक संकीर्ण विचारधारा को पाले हुए हैं। अपने बच्चे और अपने पत्नी के साथ भी उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। ये आपकी सिल्वर बैंडिंग की कहानी। इसको आप एक बार अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, और जहाँ पे आपको समस्या होती है आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखिएगा। धन्यवाद।